हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन-कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि गवर्नमेंट सोर्सेज से आती हुई दिख रही है कि दिवाली से पहले-पहले बहुत बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। टैक्स में बहुत बड़े-बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं जो कि निफ्टी पे बहुत ही ज़्यादा मार्केट पे, कंजम्पशन स्टॉक्स पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर है क्या? मेनली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितनी भी चीज़ें 28% वाले जीएसटी स्लैब में आती है, उसको वो शिफ्ट कर दें 18% वाले स्लैब में और 28% वाला स्लैब हटा दें। वहीं पे 99% चीज़ें जो कि 12% वाले स्लैब में आती है, उसको हटा के 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दें, जो कि बहुत बड़ा टैक्स कट है। ये इतनी बड़ी खबर आप सोच भी नहीं सकते। इससे क्या होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएँगी, लोगों में कंज़म्पशन पावर बढ़ेगी, लोग ज़्यादा सेव करेंगे। जो चीज़ पहले आपको ₹128 की मिलती थी, जो 28% वाले स्लैब में आती थी, अब वो 18% वाले में आएगी, तो वो आपको ₹118 में मिलेगी। वहीं जो चीज़ आपको 12% वाले स्लैब में जो आती थी, ₹112 में मिलती थी, वो अब ₹105 में मिलेंगी। तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, सेव होगा। जिससे कि लोगों की परचेज़िंग पावर बढ़ेगी और इंडिया वैसे भी एक बहुत बड़ी कंज़म्पशन इकोनॉमी है। तो जितनी भी आपको नेगेटिव न्यूज़ आती है दिख रही थी यूएस की वजह से कि हमारे एक्सपोर्ट्स हैम्पर होंगे, उससे बहुत बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि डोमेस्टिक कंज़म्पशन बढ़ाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जीएसटी में रिफ़ॉर्म्स लाके और ये चीज़ एफआईज़ को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। अभी आपने रिसेंटली एस&पी की रिसर्च भी देखी होगी जिसमें उन्होंने इंडिया को बीबीबी, ट्रिपल बी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है, जो कि बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगर आप देखो इतने सालों में 20 सालों में पहली बार एस&पी ने इंडिया की रेटिंग्स बढ़ा के उसको ट्रिपल बी कैटेगरी में डाला है और हो सकता है उनके पास थोड़ा बहुत इसका एक्सेस सोर्सेज़ से पहले से हो तभी आप ये 4-5 दिन पहले ये वाली रिपोर्ट आई है, जो कि इंडिया को ट्रिपल बी कैटेगरी में शिफ्ट किया गया। अब इससे निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे एक बहुत बड़ी अपकमिंग रैली शुरू हो सकती है और हम वापस 26-200 की तरफ जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट के जो रिसेंट रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है दिवाली से पहले-पहले लाने के, ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है मार्केट में। रीज़न बीइंग कि इससे लोगों की डोमेस्टिक कंज़म्पशन डिमांड बहुत बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लोग ज़्यादा पैसों का लेन-देन करेंगे, मनी सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से एंड इसका आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा निफ्टी पे। निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल्स पे है, रिलायंस अपने सपोर्ट लेवल्स पे है और जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, वो भी अपने सपोर्ट लेवल्स पे हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर पे, कंज़म्पशन स्टॉक्स पे आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा इस न्यूज़ का। अब चलते हैं स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट्स पे, देखते हैं कि निफ्टी आने वाले दिनों में आपको क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, क्या की लेवल्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगी और एक बार इसका ओआई डेटा भी चेक करते हैं। अगर हम एफआईज़-डीआईज़ डेटा की बात करें तो एफआईज़ ने लास्ट डे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की थी और डीआईज़ नेट पॉजिटिव आया था। दोनों का मिला के बात करो तो नेट पॉजिटिव इन्फ्लो ही था। तो डीआईज़ कहीं न कहीं मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। निफ्टी में 24,365 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। 24,365 पे बहुत ज़्यादा फुट सेलर्स बैठे हैं और अगर हम पहले भी देखें तो अप्रैल 25 में 24,365 निफ्टी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको निफ्टी कई दिनों तक पार नहीं कर पाया था। और जब फाइनली अब उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यही लेवल है कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 24,365 का लेवल। अगर हम निफ्टी का एक बार ओआई डाटा देखेंगे ऑप्शन चेन में जाके, एक बार निफ्टी 24,350 24,350 पे 3,70,000 पोर्ट सेलर्स बैठे हैं और 24,500 पे 9 लाख पोर्ट सेलर्स बैठे हैं। वहीं पे अगर हम 24,700 की बात करें तो उसपे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का, 16 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं 24,700 पे। तो 24,700 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एक बार निफ्टी अगर 24,700 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया, जो कि आपको मंडे या ट्यूसडे के सेशंस में करता हुआ दिख भी जाएगा क्योंकि जो जीएसटी वाली न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और आप ये मत सोचना वो दिवाली तक आएगी तो मार्केट दिवाली के ऊपर जाएगी, मार्केट अभी से ऊपर जाना शुरू कर देगी। क्योंकि इससे बहुत एफआईज़ के इन्फ्लो के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस न्यूज़ की वजह से। एक बार निफ्टी सिर्फ 24,000 ये वाले इस दिन के हाई के ऊपर 24,702 के ऊपर अगर एक बार क्लोज़ करके सस्टेन करना शुरू हो गया, तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। अगर आप निफ्टी की वीकली क्लोजिंग देखोगे, तो निफ्टी की वीकली क्लोजिंग निफ्टी आपका 270 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज़ 268 पॉइंट्स पॉज़िटिव में बंद हुआ है लास्ट वीक के कंपैरिज़न में।
और लास्ट वीक का जो लो है वो प्रोटेक्टेड है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर आप एक और बहुत छोटी-सी बात नोटिस करो ना निफ्टी में, तो निफ्टी 8 अगस्त के बाद से जो निफ्टी की हर वन डे की कैंडल है ना, वो लास्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही। आप ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, और जब-जब ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। इसका मतलब है कि जो पुट सेलर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 11 अगस्त का जो लो है, वो है 24,347, और जो लास्ट डे का लो है वो है 24,337। तो चाहे सिर्फ ₹10 ऊपर है लो, पर नीचे उसका लो ब्रेक नहीं किया प्रीवियस डे का। वहीं अगर आप नेक्स्ट डे चलोगे 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त को भी लास्ट डे का लो प्रोटेक्टेड है। फिर अगर हम नेक्स्ट दिन चलें, फिर लास्ट डे का लो प्रोटेक्टेड है, और थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज रेंज में बंद होगी, और फिर से लास्ट वाले डे का जो लो है वो प्रोटेक्टेड है। तो जब भी मार्केट आपका प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर रही होती है ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। चाहे सेंटिमेंट जैसे, बट प्राइस आपको एक सिग्नल दे रहा होता है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती। चाहे साइडवेज रह जाए, ऊपर जाए ना जाए, पर नीचे नहीं जाएगी। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको बिल्कुल सेम इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, वही सेम चीज़। 11 अगस्त वाली कैंडल का अगर आप लो देखोगे, तो वो है 54,927, और उससे 1 दिन पहले का लो देखोगे 54,905। तो यहाँ पे भी लास्ट डे का लो प्रोटेक्टेड है। फिर अगले दिन अगर हम चलें, जबकि बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ था, 470 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था, फिर भी लास्ट डे का जो लो है, वो प्रोटेक्टेड है। और ये कहीं न कहीं इसकी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। 54,900 का लेवल, 926 का लेवल। अगर आप फिर नेक्स्ट डे चलोगे, तो जो लास्ट डे का लो है वो प्रोटेक्टेड है, वो टूटा नहीं। और अगर हम थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाले दिन की बात करें, मार्केट साइडवेज थी, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था। तो फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव है, और हो सकता है मार्केट पहले इसको थोड़ा-सा प्राइस इन करने की कोशिश कर रही थी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क पता हो कि ऐसी न्यूज़ आ सकती है, तो फाइनेंशियल सेक्टर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग बंद हुआ था। तो बैंक्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बैंक्स आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फाइनेंशियल अब स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कंज़म्पशन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब आप पूछोगे, यार कंज़म्पशन स्टॉक्स कौन-कौन से हैं हमारी मार्केट में? हम तो हर चीज़ ही कंज़्यूम करते हैं। अगर हम मेन स्टॉक्स की बात करें, तो मैं आपके लिए स्पेशल निफ्टी कंज़म्पशन इंडेक्स जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो लाया हूँ। एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, कोलगेट, जो भी चीज़ें आप कंज़्यूम करते हो ना, आइशर मोटर्स, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, और जैसे आइशर मोटर्स है। अब आइशर मोटर्स क्या है? हर किसी की एक एस्पिरेशनल, हर कोई चाहता है कि यार मेरे पास बुलेट हो। तो वो जो रश है ना, वो आपको बाय करवाता है, और जितना भी जीएसटी से पैसा लोगों का सेव होगा या हाथ में पैसा बचेगा, वो सब इन चीज़ों में ही जाता है। मान लो आपके पास ₹10,000 लेट्स से आपको मिले, एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री में मिल रहा है ना, आपको मान लो ₹10,000 मिले, तो आप क्या ₹10,000 से सेविंग करोगे, या उसको इन सब चीज़ों पे खर्चोगे, अपने शौक पूरे करोगे? तो आइशर मोटर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेट है। आइशर मोटर्स अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वैल्यूएबल लगता है। अगर मैं आपको आइशर मोटर्स का थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी दिखाऊँ ना, तो आइशर मोटर्स की मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ की है, पीई अभी 32 पे ट्रेड हो रहा है, तो ओके, बढ़िया। आरओसी 30% है। आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अगर रॉयल एनफील्ड वाले ₹100 अगर बिज़नेस में लगा रहे हैं, तो उनको उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। तो आरओसी 30% है, वहीं बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आरओई 24% है, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप आर आयशा मोटर्स का शेयर परचेज़ कर रहे हो, तो आपको ये क्या आरओई दे रहा है पर एनम, तो वो ही दे रहा है 24%। रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जो शेयर्स लेट्स से एक बंदा ₹1,00,000 के शेयर्स परचेज़ कर रहा है आयशा मोटर्स में, तो उसे 1 साल में एक औसतन एवरेज क्या इंटरेस्ट मिल रहा है 24% का। डिविडेंड यील्ड भी 1.25% की है। सो आयशर मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग बेट है, अच्छा ऊपर जा सकता है। ट्रेंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में ये स्टॉक्स आपको फ़ोकस में रहते हुए दिखेंगे, ड्यू टू ये कंज़म्पशन वाली स्टोरी। बजाज ऑटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 2.5% की डिविडेंड यील्ड है, 23% का आरओई है, 28% का आरओसी है, और स्टॉक का पीई भी 30 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एशियन पेंट्स एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है पिछले 25 सालों से। तो अगर कोई कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एशियन पेंट्स से अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा। मतलब ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आप बिल्कुल डाइवर्सिफ़ाई करके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप कभी भी सारे के सारे एग्स एक ही बास्केट में मत डालो। आप अच्छे से
डाइवर्सिफ़ाई करके अच्छे-अच्छे स्टॉक्स लेट्स से आयशा मोटर्स, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प और भी जितने भी अच्छे कंज़म्पशन स्टॉक्स हैं या फिर आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग, डिक्सन टेक वगैरह, आप उन सबको डाइवर्सिफ़ाई करके उनमें इन्वेस्ट करो। इसके भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं एशियन पेंट्स के, बस स्टॉक का पीई थोड़ा ज़्यादा है, बट पीई हमेशा ना इंडस्ट्री वाइज़ देखा जाता है। जैसे टू व्हीलर में आप देख रहे थे पीई 30, 32, इसमें 63 है, तो पीई ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महँगा ट्रेड कर रहा है। उल्टा स्टॉक अंडर परफ़ॉर्म ही कर रहा है लास्ट 4 सालों से। इसका आरओसी 26% है, आरओई 20% है। इंडस्ट्री वाइज़ ये अपनी इंडस्ट्री का लीडर है। एशियन पेंट्स के चार्ट, मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको प्लीज़ एक बार दिखा भी देता हूँ। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। एचडीएफसी बैंक का चार्ट साइडवेज़ रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1970 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। मतलब अगर आप देखोगे कब से मेंटेन है ये, 5 अगस्त से 14 अगस्त तक। तो 5 से 14 तक जो एचडीएफसी बैंक आपको बहुत छोटी रेंज में काम कर रहा है, जहाँ पे 1970 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है और 1997 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर आपको मंडे के सेशन में या ट्यूसडे के सेशन में एचडीएफसी बैंक 2000 के लेवल से ऊपर निकलता हुआ दिखे और उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, तो ये भी मार्केट को लीड कर सकता है। वहीं अगर मैं आपको रिलायंस का चार्ट भी दिखाऊँ, तो रिलायंस का चार्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे टिका हुआ है। रिलायंस इतने दिनों के गिरने के बाद, इतनी गिरावट के बाद, मतलब आप देखो ये 1550 से गिर रहा है और अभी 1370 पे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। बट मेन बात क्या है, ये अपनी 200 ईएमए पे आया हुआ है और 200 ईएमए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है, खासकर ऐसे बड़े स्टॉक्स में। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो वेट कर रहे होते हैं पेशेंटली कि कब उन्हें कोई स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक 200 ईएमए पे मिलेगा कि एक अच्छी रैली दे, फिर उस पे टच करना है। जैसे ही यहाँ पे टच होगा ना, एल्गोरिदम्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें पोज़ीशंस बनाना शुरू करेंगे, पब्लिक भी इसमें पोज़ीशंस बनाना शुरू करेगी। कहीं न कहीं आपको इसमें डिमांड आती हुई दिखेगी, बाइंग प्रेशर आते हुए दिखेगा, जो रिलायंस को ऊपर लेके जाएगा और अगर रिलायंस ऊपर जाएगा, तो मार्केट को भी रिलायंस लीड करने का बहुत दम रखता है। एचडीएफसी आपका पॉज़िटिव है, अगर हम बड़े स्टॉक्स की बात करें, इनकी थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म इन्फोसिस, टीसीएस पॉजिटिव है। रिलायंस 200 ईएमए पे ट्रेड कर रहा है, 200 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। ऑलरेडी इतना गिरा हुआ ओवरसोल्ड ज़ोन में है रिलायंस, आरएसआई भी 30 के आस-पास होगा रिलायंस का और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मैं आपको इंडिकेटर से अगर हम हटे भी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले भी रिलायंस ने यहीं से ही सपोर्ट ली थी। 1370 वाला, 1370, 75 वाला एरिया से ही पहले भी रिलायंस ने सपोर्ट ली थी और फिर वहीं पे ही सस्टेन कर रहा है। अगर इसने गिरना होता तो अब तक ये गिर चुका होता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन से लगातार उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मतलब पुट सेलर्स इसको गिरने नहीं दे रहे और फाइनली अब एक्सपायरी हो चुकी है। निफ्टी में एक्सपायरी हो चुकी है, लास्ट जो वीकली एक्सपायरी थी। तो रिलायंस इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश की गई और ये जो माइनस में भी बंद हुआ ना, ₹8.80 नीचे बंद हुआ है, ₹5.5 का तो इसमें डिविडेंड आया। तो रिलायंस आपका लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। 200 ईएमए पे ट्रेड कर रहा है, तो रिलायंस के भी बाउंस करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक भी ट्रेंड अपवर्ड ही है, अभी साइडवेज़ है, वन्स 2000 के ऊपर निकलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देने के चांसेस रखता है। बैंक निफ्टी साइडवेज़ है और बैंक निफ्टी को लीड एचडीएफसी बैंक ही करेगा और निफ्टी को कौन लीड करेगा? रिलायंस लीड करेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग रिलायंस में ट्रेड बनाना चाहते हैं, आफ्टर डूइंग देयर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस, वो कहीं न कहीं यहाँ पे 3% का 3% का एसएल लेके यहाँ तक भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। एक अच्छा स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। रिलायंस अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे टिका हुआ है। अब अगर हम आगे चलें, डन। मैं आपको क्या दिखा रहा था? मैं आपको एशियन पेंट्स का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा था, मंथली चार्ट। क्योंकि एशियन पेंट्स एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह चुका है इंडियन मार्केट्स का। इसने लोगों के बहुत पैसे कंपाउंड किया और अभी भी आपको कहीं न कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। मैं एक बार इसमें लेवल्स हटा देता हूँ, फिर मैं वापस आपको दिखाऊँगा। बट इसने एक अच्छा खासा डिप दिया। 4 साल से अगर आप देखोगे 2021 से ये कहीं न कहीं अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है मार्केट को। 2021 में भी ये आपका 3400 के लेवल्स पे था, 3500 पे था और अभी आपको 2500 का मिल रहा है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है।
क्वालिटी स्टॉक है, निफ्टी 50 का पार्ट है, अपनी इंडस्ट्री का लीडर है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है स्टॉक। ये रिसेंट में क्यों गिरा था? क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए थे इसकी इंडस्ट्री में, बट अब मार्केट देख रही है कि एशियन पेंट्स को उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तब ऐसा असम्पशन था इंडस्ट्री का कि एशियन पेंट्स को उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसी खबर आ रही है कि जितने भी जो पुराने वेंडर्स थे ना एशियन पेंट्स के, वो सारे के सारे वापस आ रहे हैं। तो इतनी पुरानी लेगेसी वाली कंपनी को कम्पीट करना बहुत बड़ी बात होती है, मुश्किल होती है। ऊपर से इसमें एक गैप पेंडिंग है। गैप कौन-सा है? ये वाला। तो सबसे पहले टारगेट्स तो यहाँ तक के बनते हैं 2770 तक हैं। ये गैप पेंडिंग है और गैप जो होते हैं वो फिल ज़रूर होते हैं। तो आज नहीं तो कल ये गैप फिल होगा ही होगा और वन्स ये गैप फिल हो जाता है, अगर इससे रेजिस्टेंस लेता है, लेट्स से एशियन पेंट्स आपका ऊपर जाता है और यहीं से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो आपको पहली बार तो आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे परचेज़ कर रहे हो तो सेल करना चाहिए। 2770 पे पहला टारगेट है। वन्स एक अच्छी ग्रीन कैंडल से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, 2800 के ऊपर निकलता है, फिर यहाँ पे भी कुछ गैप्स पेंडिंग है। इसका सबसे पहला टारगेट बनेगा ये माइनर, ये बहुत माइनर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 3390 का लेवल। तो एशियन पेंट्स का चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आपको आने वाले दिनों में कंज़म्पशन स्टॉक्स पे अपनी नज़र बना के रखनी है। कंज़म्पशन स्टॉक्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं जीएसटी वाली खबर की वजह से। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। सेम जीएसटी रेट्स टू कम डाउन ड्रास्टिकली, जिससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा किसको? आम इंसान को। टैक्स का बर्डन कम होगा, जीएसटी का बर्डन कम होगा। आप जो चीज़ मार्केट में खरीद रहे हो, वो आपको सस्ती मिलेगी। शॉपकीपर जो जीएसटी पे कर रहा है, होलसेलर से खरीद रहे हो, उसे भी वो चीज़ सस्ती मिलेगी, तो आपको अच्छे प्राइसेज़ पे दे पाएगा, जिससे आपकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी। इन्फ्लेशन जब गिरती है, उससे आदमी की परचेज़िंग पावर बढ़ती है। जब आपकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, आप 2 की जगह 3 चीज़ें ले पाओगे, 5 की जगह 7 चीज़ें ले पाओगे। तो जितनी इन्फ्लेशन कम रहेगी, टैक्स नीचे होगा, जीएसटी कम होगा, उससे गुड्स सस्ते होंगे, सर्विसेज़ सस्ती होंगी। आपकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, आप चीज़ें ज़्यादा कंज़्यूम करोगे, कंपनीज़ पे पैसा जाएगा, कंपनीज़ के स्टॉक्स ग्रो करेंगे। क्योंकि एट द एंड बैलेंस शीट्स पे आपको रिज़ल्ट्स नंबर्स आते हुए दिखेंगे ना। अब अगर हम की पॉइंट्स पे चलें, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मेनली सरकार 2 स्लैब्स में इसको बाँट देगी। पहले 5 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार 2 स्लैब्स हटा देगी, 12% हटा देगी और 28% हटा देगी। 12% में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उनको सरकार शिफ्ट कर देगी। 5% में 12% वाले स्लैब को ही हटा देगी और जितने भी 28% वाली कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, उन सबको हटा के 18% वाले में डाल देंगे। अब मार्केट में 2 ही स्लैब्स रहेंगे, 5% एंड 18%। अब अगर हम आगे चलते हैं और जो लग्ज़री और सिंगल गुड्स हैं, उस पे 40% टैक्स लगा है। ये मेनली सरकार को मेन रेवेन्यू यहीं से आता है। अब द रिवाइज़्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द रिवाइज़्ड जीएसटी इज़ एंटिसिपेटेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट कंज़म्पशन, इससे कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कंपनसेटिंग फॉर एनी पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस, मतलब सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं, उल्टा टैक्स उल्टा बढ़ के ही आएगा। आपको नए-नए जीएसटी के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत पॉज़िटिव रहेगा। सरकार पे भी ज़्यादा पैसा आएगा और आपको चीज़ सस्ती मिलेगी। सरकार ने जीएसटी से इतना पैसा कमाया भी है, तो उनका टाइम है ये पब्लिक को पे बैक करने का और आपको इसका ऑन ग्राउंड भी बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। होप करता हूँ आज की वीडियो आपकी हेल्प करेगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए एंड हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, क्या मार्केट के आउटलुक्स रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर करते रहेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल्स डिस्कस करते रहेंगे और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।